अनपेयर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उनको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करती है। जो पैरा मैग्नेटिक होते हैं उनको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करती है। अच्छा, उनमें कुछ एलिमेंट जो हैं, जो लास्ट वाले जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो डायमैग्नेटिक हैं। इनके अलावा और भी कोई एलिमेंट डायमैग्नेटिक हो सकता है अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड हों, या उनके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन 0 हो। अगर डी में इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, या जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम का जब 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है तो डी में इलेक्ट्रॉन कोई बचता ही नहीं है, तो स्कैंडियम आयन भी डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो डायमैग्नेटिक के लिए आपको देखना पड़ेगा, अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सब इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में है, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा और उनको मैग्नेट जो होती है वीकली रिपेल करती है। अच्छा, कुछ एलिमेंट जो है फेरोमैग्नेटिक हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल या मैग्नीज भी इसमें आ जाता है। जब मैग्नीज जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मैग्नीज आयन बना लेता है वो। अच्छा, और उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है बेटा। तो फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जिनसे मैग्नेट बनता भी है और वो मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। बेटा मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसकी वजह से। तो ये कल आपको मैंने पढ़ा दिया था। आज हम आगे पढ़ लेते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की अगर मैग्नेटिक मूवमेंट मालूम करनी पड़ जाए तो हम किस तरह मालूम करेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैंने आपको फार्मूला भी बेटा बताया था। देखो कल आपको पढ़ा लिया था ये टॉपिक। तो देखो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको म्यू से शो करते हैं, ये होता है अंडर रेडिकल n+2, इसका यूनिट है bm। बेटा bm है बोहर मैग्नेटोन, इसका यूनिट है ये। और n है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। बेटा n शो करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका मतलब है आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अच्छा, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बेटा जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी। अगर सपोज करते हैं आपको 4 आयन दिए जाते हैं, आयरन है Fe2, Fe3, Mn2, या और कोई आयन आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है भाई किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, तो फार्मूला लगाकर निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आपसे पूछा जा रहा है ना किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, ज्यादा के लिए आपको क्या करेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, और जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी। बेटा देखो, अगर ये फार्मूला निकाल कर आप वैल्यू निकालेंगे फायदा तो कोई नहीं है इसका। आपसे पूछा जा रहा है ना कि मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा किसकी है, तो ज्यादा उसकी होगी जिसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां तो एन इस्तेमाल हुआ है जो शो करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगी। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अब इनके जो है बेटा फेडरल के सिलेबस में वो एलिमेंट्स की वैल्यूज नहीं गिवन है, मगर पंजाब के सिलेबस के अंदर एलिमेंट्स की मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली गई है। ये आप उसमें से पढ़ा लेते हो, जस्ट सीखना है बस कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकलती कैसे है, किस तरह मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे और किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, और इसका फिर चार्ट भी बना हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट का। जस्ट बेटा कंसेप्ट क्लियर करने के हवाले से है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी तो पड़ेगी आप लोगों को। और ये इधर से मैं आपको पढ़ा लेता हूं। पहले स्कैंडियम, बेटा पहले आता है स्कैंडियम आयन। बेटा स्कैंडियम को देख लो, स्कैंडियम की पता है आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन का, कि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। अगर स्कैंडियम आयन होगा, बेटा स्कैंडियम आयन होगा, स्कैंडियम खुद की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d1 4s2। अगर स्कैंडियम आयन होगा
तो क्या हो जाएगा बेटा, आर्गन हो जाएगा ओनली, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, दो एस में से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एक डी में से, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया बेटा। ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि डी में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है, मगर जो स्कैंडियम आयन होगा वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा दी गई है। ये जो आयंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मालूम किए गए हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अब देखो इसमें पहले आता है स्कैंडियम आयन, स्कैंडियम आयन दिया गया है, और उसके बाद 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, स्कैंडियम आयन 3D के इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे दिया गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्कैंडियम के बारे में अब बताओ, स्कैंडियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। स्कैंडियम के डी में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जीरो, जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम +3। तो बेटा टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, देखो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d2 4s2 है, आर्गन 3d2 4s2। अगर टाइटेनियम 3 है तो दो तो एस के गए होंगे इलेक्ट्रॉन बेटा, एस में से दो चले जाएंगे और एक डी में से जाएगा। ठीक है, तो डी में बाकी बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो डी के 5 ऑर्बिटल हैं और इलेक्ट्रॉन एक बचेगा डी में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा बेटा। स्कैंडियम और टाइटेनियम 3 है, Ti+3, तो क्या बचेगा, आर्गन 3d1 4s0 हो जाएगा, क्योंकि दो एस में से जाएंगे, एक डी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसके पास एक अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। टाइटेनियम के बाद है वेनेडियम बेटा +3, तो अब पहले वेनेडियम की कर लें बेटा, वेनेडियम 23, आर्गन, आर्गन के बाद है 3s2 और 3d 3 4s2 बेटा, ये वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d 3 4s2। अब बताओ कितने लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन बेटा, लूज कितने करने हैं इसमें से, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तो दो एस में से जाएंगे और एक डी में से जाएगा। ठीक है, अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बेटा, डी में एक दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे सिर्फ। देखो वेनेडियम +3 है बेटा, वेनेडियम +3, वेनेडियम के ऊपर चार्ज +3 है, तो एस में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, दो एस में से लूज होंगे, एक डी में से। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो सबसे पहले एस के जाएंगे इलेक्ट्रॉन दो, और फिर एक जाएगा डी में से, बाकी डी में दो बचेंगे, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो इसका मतलब है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टाइटेनियम से ज्यादा होंगी। अच्छा, उसके बाद है क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम के ऊपर कितनी चार्ज लिखी हुई है, +3 बेटा, क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है। अब देखते हैं क्रोमियम, बेटा क्रोमियम है 24, आर्गन 3d5
4s1। आपको पता है क्रोमियम में जंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन की बेटा, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है। अब मुझे बताओ क्रोमियम में क्या होगा, एस का एक जाएगा, डी में से दो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बेटा एस में से एक जाएगा और डी में से कितने जाएंगे, ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं बेटा, ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं जो डी जनरेट होते हैं, जिनकी एनर्जी बराबर होती है। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा, एस में से एक और डी में से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाकी बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड। तो इसका मतलब है क्रोमियम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो वेनेडियम से ज्यादा होंगी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर फार्मूले के अंदर लगाएंगे तो इधर भी 3 लगाना पड़ेगा, इधर भी आपको 3 लगाना पड़ेगा बेटा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आपको फार्मूले के अंदर। इधर क्या लगेंगे 3, इधर भी क्या लगेंगे 3, 3 + 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 का आपको अंडर रेडिकल निकालना पड़ेगा, उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी इसकी। अच्छा क्रोमियम के बाद है बेटा मैग्नीज 3, Mn3। तो आप Mn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो, आर्गन 3d5 4s2। अब इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे, 2 s में से जाएंगे, एक d में से। बेटा देखो Mn के ऊपर +3 चार्ज है, +3 का मतलब है Mn 3 लूज करेगा, सबसे पहले s के जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी एक d में से जाएगा, अनपेयर्ड बचेंगे 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसके बाद है Mn+2, और आयरन 3। बेटा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो, Mn 2 लूज करे और आयरन 3 लूज कर दे। आयरन जब Mn 2 लूज करेगा तो दोनों एस के लूज करेगा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बेटा देखो Mn जब इधर Mn के ऊपर 3 चार्ज है, इधर 2 है, यहां Mn 2 लूज करेगा और दोनों एस के जाएंगे, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बेटा देखो Mn और +2 चार्ज आई है, इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन एस के वो लूज करेगा और डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो पांचों सिंगल फिल होंगे, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा हो जाएंगी Mn2 की। अब आते हैं कौन सा एलिमेंट है, आयरन। आर्गन 3d6 4s2। अगर आयरन 3 लूज करेगा बेटा, आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 इसमें से जाएंगे, एक डी में से जाएगा। जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, इधर देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एस में से 2 जाएंगे, एक डी में से जाएगा। और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Mn3 के पास 4 हैं, इसके पास 5। तो बेटा ये मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, इससे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसी की हो ही नहीं सकती। इसे दो, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अच्छा अब आगे आते हैं, अगले पेज पर आयरन दोबारा लिखते हैं, आयरन आर्गन 3d6 4s2, और यहां लिखता हूं मैं आइन, यहां लिखता हूं मैं 3d और इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
बेटा डी के 5 ऑर्बिटल लिखूंगा इधर में। ठीक है, अब आते हैं आयरन 2 पे। बेटा आयरन 2 लूज कर दे, अगर ये 2 लूज करेगा बेटा आयरन 2 लूज करेगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Fe2 बनाएगा, तो बन जाएगा आर्गन 3d6 और 4s0। डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले सिंगल फिल होंगे, और उसके बाद ये पेयर बना लेगा एक, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। बेटा आयरन 2 के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं। उसके बाद है कोबाल्ट 2। कोबाल्ट 2 आइन देखो, अब कोबाल्ट की कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 3d7 4s0, ओ सॉरी 4s2 है। अच्छा, अब कोबाल्ट कितने लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन? बेटा कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन एस के जाएंगे, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बेटा कोबाल्ट के डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एस के लूज करेगा वो। कोबाल्ट 2 है तो डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो सिंगल पहले। बेटा इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली फिल करेंगे हंस रूल के तहत। हंस रूल कहता है कि डीजेनेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है सिंगल होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 5 इलेक्ट्रॉन फिल होगे। अब ये पेयर बनाएंगे, कितने हो गए? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3। अच्छा, तो कोबाल्ट के बाद बेटा निकिल 2 आता है, तो देखो निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। थ्री डी 8 4s2, तो जारी बात है निकिल भी कौन से लूज करेगा? देख लो बेटा, निकिल भी एस के 2 लूज करेगा। डी में बचेंगे इलेक्ट्रॉन 8, पहले सिंगली फिल कर दो इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद पेयर बना दो उनके, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 बच जाते हैं। अच्छा, निकिल के बाद है कापर 2। बेटा कापर 2 है, आर्गन 3d10 4s1, तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है। अच्छा, कापर 2 लूज करेगा, एक एस में से एक डी में से, तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बेटा डी में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जाकर। आप इनकी फिलिंग कर दो, सिंगल सिंगल फिल कर दो। पहले इलेक्ट्रॉन को बेटा सिंगली फिल कर दो, और फिर पेयर बना दो उनके, तो इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड है, वीकली पैरामैग्नेटिक है। बेटा वीकली पैरामैग्नेटिक। कापर 1, बेटा कापर 1, कापर 1 का मतलब है एस क्या लूज करेगा? डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी पेयर्ड, डायमैग्नेटिक। बेटा ये डायमैग्नेटिक हो गया। जिंक +2,
बेटा जिंक का 30 एटॉमिक नंबर है, आर्गन 3d10 4s2। अच्छा, तो जिंक दोनों एस के लूज करेगा। और डी में इलेक्ट्रॉन 10 होंगे बेटा, सभी पेयर्ड होंगी। और डायमैग्नेटिक ये भी हो गया। तो बेटा ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब इसी मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब ये जो फार्मूला है उसके तहत आप इनकी निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है भाई आयरन की निकालें मैग्नेटिक मूवमेंट, आयरन 3 इसका निकालना चाहते हैं तो बेटा आयरन 3 हो जाएगा आर्गन 3d5 4s0, ठीक है। और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये फार्मूले में लगा दें बेटा, म्यू वाला फार्मूला लगा दें। अंडर रेडिकल इधर आएगा 5 + 2, ये फार्मूला है बेटा। देखो बेटा फार्मूला तो ये है मैग्नेटिक मूवमेंट का, n+2 bm। तो अब देखो बेटा फार्मूले के हिसाब से निकाल सकते हो आप लोग। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7, 7 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से क्या हो जाएगा 35, और 35 का रेडिकल निकाल दो तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर, अच्छा अगर ऐसा देखो, अगर आपको 4 एलिमेंट्स की कंपैरिजन दी गई है बेटा, 4 एलिमेंट की कंपैरिजन में यही, या 4 या 5 एलिमेंट्स की, तो देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी। बेटा जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनके अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इससे जो पहले पढ़ कर आए थे 5 हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा किसकी होगी, Mn2 की और Fe3 की बराबर होगी। बेटा Mn2 और Fe3 की मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होगी क्योंकि इनमें 5-5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट के बाद जो टॉपिक है वो है अलाई फॉर्मेशन। बेटा फार्मूला आपको मैंने बता दिया, इस फार्मूले के तहत आप मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी एलिमेंट आयन की निकाल सकते हैं, एटम भी निकाल सकते हैं। अच्छा बेटा अलाई क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू आर मोर देन 2। बेटा होमोजेनियस मिक्सचर हो, दो या दो से ज्यादा मेटल का, दो या दो से ज्यादा मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम अलाई कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक का अलाई है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। स्टेनलेस स्टील है, होमोजेनियस मिक्सचर है, आयरन क्रोमियम निकल का अलाई है बेटा, ठीक है। इससे निक्रोम है, निक्रोम जो है वो अलाई है जिसके अंदर निकल भी है, क्रोमियम भी है और आयरन भी है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड जो है, जो हम सोना खरीदते हैं बेटा, अगर 18 कैरेट सोना है तो उसके अंदर 70 से 75% गोल्ड होता है और बाकी कॉपर मिक्स होता है। जो 18 कैरेट गोल्ड होता है उसके अंदर 70 से 75% गोल्ड होता है और बाकी 20 से 25% कॉपर उसके अंदर मिक्स किया जाता है।
तो बेटा अलाइज जो है वो है मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल्स। अच्छा अब देखो इनकी मिक्सिंग होती क्यों है, क्योंकि इनके जो साइज हैं बेटा, जो एटम का साइज है वो आइडेंटिकल है, एक जैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जो अगर 3D सीरीज को आप साइज को देखेंगे ना, तो कुछ जगह ऐसा होगा जो बिल्कुल एटम की साइज बिल्कुल ही एक जैसी हो जाती है, सिमिलर साइज हो जाती है। आयरन क्रोमियम, शायद आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, इनका जो एटम का साइज है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम साइज है। तो इसका मतलब है आयरन के एटम को रिप्लेस करके, आयरन के एटम को रिप्लेस करके वहां क्रोमियम को ऐड कर सकते हैं, या मैग्नीज को ऐड कर सकते हैं, या निकल को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अलाई फॉर्मेशन। बेटा देखो जो अलाइज हैं में एटम्स यूज होते हैं, उनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, आइडेंटिकल साइज होता है, एटम का साइज आइडेंटिकल है। इसलिए एक मेटल एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा मेटल एटम ऐड हो जाता है। मतलब आयरन है तो आयरन के एटम को निकालकर आयरन के एटम को रिप्लेस करके क्रोमियम मैग्नीज को ऐड किया जाता है। अच्छा इस तरह जो बाकी एटम्स हैं उनमें भी इस तरह होता है कि एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा एटम लग सकता है। तो अब ये होगा कि उसमें रिप्लेसमेंट ऐसे एटम की हो सकती है जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो। बेटा साइज जिनका सेम होगा तो उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। अगर साइज छोटा है तो उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता इजीली। मगर मेटल की जो मिक्सिंग होती है उसमें यह होता है कि साइज उनका क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल साइज की वजह से वो क्या हो जाता है, इजीली मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसमें से आपको मैं पढ़ा लेता हूं, और इनकी आपको कंपोजिशन याद करनी पड़ेगी। ये जो अलाइज हैं इनकी कंपोजिशन आपको याद करनी पड़ेगी, परसेंटेज याद करना पड़ेगा। मतलब ये आपको कुछ चीजें होंगी जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। अलाई फॉर्मेशन, तो अलाई की डेफिनेशन का तो पता हो गया आपको कि अलाई क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है टू आर मोर देन टू मेटल्स। अच्छा ये क्यों बनता है, क्योंकि इनमें जो एटम्स हैं, अगर 3D सीरीज के एटम लेंगे आप लोग तो उनके साइजेस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, या थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइज में। इसलिए एक एटम क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा एटम को ऐड किया जाता है। तो ये कहते हैं अलाइज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलाइज, ट्रांजिशन जो मेटल है वो अलाई बनाते हैं। अच्छा बनाने का देखो, बनाते क्यों हैं, क्योंकि अलाई को जंग नहीं लगता। जो अलाई फॉर्मेशन होती है वो जंग से बचाने के लिए भी की जाती है। जो अलाई होते हैं उनको बेटा जंग नहीं लगता है, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं अलाई जो होती है। ठीक है, वैसे आयरन को जंग लग जाता है, आयरन को बेटा जंग लगता है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, मगर स्टील को जंग नहीं लगता। देखो स्टील के जो बर्तन होते हैं उनको जंग नहीं लगता है, हालांकि है तो उसमें भी आयरन, मगर आयरन के साथ साथ क्रोमियम और निकल को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से इसको जंग नहीं लगता। हालांकि स्टील ऑक्सीडाइज होता है, स्लाइटली ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा लेता है। मगर उसकी जो आउटलुक होगा, शाइनिंग होगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लाइट ऑक्सीडेशन होती है, स्लाइट ऑक्सीडेशन होती है, स्लाइट ऑक्साइड का लेयर बनता है जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा भी लेता है। उसकी शाइनिंग आउटलुक पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर अकेला मेटल होता तो उसको जंग लग जाता, आयरन अकेला है तो उसको जंग लग जाता है, मगर स्टील को जंग नहीं लगता क्योंकि वो अलाई है। अच्छा अब आते हैं रीजन, अलाई फॉर्मेशन का रीजन क्या है। कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। बेटा ऑलमोस्ट साइज क्या होता है उनका, सिमिलर साइज होता है उनका। एटम्स ऑफ वन मेटल, एटम्स ऑफ वन मेटल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। एटम एक मेटल का रिप्लेस हो जाता है। बेटा एक एटम एक मेटल का एटम क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बाय अनदर एटम, बाय अनदर मेटल। ठीक है, मतलब क्रिस्टल के अंदर जो बेटा क्रिस्टल लेटाइस होता है उसके अंदर एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा एटम को ऐड किया जाता है। मतलब आयरन के एटम को रिप्लेस करके क्रोमियम मैग्नीज को या निकल को ऐड किया जाता है। अच्छा एग्जांपल ऑफ अलाइज आयरन के हैं, जिसमें आयरन के अंदर क्रोमियम मैग्नीज और निकल को ऐड किया जाता है, स्टील की प्रॉपर्टी देता है। ब्रास, कॉपर और जिंक अलाई है। अब देखो ब्रास की कंपोजिशन याद करनी पड़ेगी आपको।
बेटा देखो ब्रास की कंपोजिशन, देखो ब्रास में क्या है, कॉपर प्लस जिंक, 60 से 80% तक कॉपर होता है, 20 से 40% क्या होता है, जिंक होता है। बेटा ब्रास में कॉपर कितने परसेंटेज है, 60 से 80, और जिंक कितने परसेंटेज है, 20 से 40। अच्छा ब्रास से क्या बना सकते हैं, बेटा ब्रास से आप बना सकते हैं लॉकर, ये जो दरवाजे हैं उसके लॉकर जो आता है, कीज चाबी जो होती है वो बनती है, लॉकर बनता है, ताले वगैरह बनते थे, हैंडल्स बन जाते हैं, मतलब ये ब्रास से बनते हैं। ब्रास से बर्तन भी बनते हैं ब्रास के, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है वो ब्रास से। उसके बाद है ब्रोंज, बेटा ब्रोंज में क्या होगा, कॉपर होगा और टिन, टिन और कॉपर का लाइए, कॉपर कितने परसेंटेज है, 90 से 95%, और बाकी ये कितना होगा, 5 से 10% टिन का है। अच्छा ब्रॉन्ज से क्या बनता है बेटा, मेटल्स, जब यूनिवर्सिटी में आप पोजीशन लेंगे तो जो मेडल आपको मिलेगा वो ब्रॉन्ज का बना होता है, वो गोल्ड का बना नहीं होता। जो बेटा मेडल्स दिए जाते हैं ना वो ब्रॉन्ज के बने होते हैं, कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, ठीक है, स्टेच्यूज भी बना सकते हैं, बुलेट्स बनती हैं इनसे। इसके अलावा डेकोरेशन के जो आर्टिकल्स हैं वो बनते हैं। अब उसके बाद है निक्रोम, बेटा निक्रोम, निकिल प्लस आयरन, बेटा निक्रोम। अब इनकी कंपोजिशन याद करनी पड़ेगी, इनका परसेंटेज याद करना पड़ेगा आप लोगों को। बेटा निक्रोम में निकिल कितने परसेंटेज है, 60, क्रोमियम 15%, और आयरन 25। इसके अलावा गोल्ड। अच्छा अब निक्रोम से क्या बनते हैं बेटा, हीटर बनता है और फ्लाईमेट बनता है, किसका, फर्नेस का, निक्रोम से बनता है। इनके यूज भी लिखे हुए सामने, वो यूज भी आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा इसके अलावा ज्वेलरी भी बनती है। अच्छा उसके बाद है, सॉरी इनसे गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं, गोल्ड को देखें, जो 18 कैरेट गोल्ड होता है उसके अंदर एक होता है एयू, और एयू के अलावा कॉपर। बेटा जो 18 कैरेट गोल्ड है उसके अंदर एयू है और कॉपर 70 से 75%, 20 से 25% कॉपर होता है उसके अंदर। इसे ज्वेलरी बनाते हैं। और जो टूथ फिलिंग होती है बेटा, टूथ फिलिंग में भी यूज करते हैं, जो लोग होते हैं ना सोने के दांत लगाते हैं, अच्छा उसके अंदर एक्चुअली गोल्ड भी होता है, उसके अंदर कॉपर भी होता है, वो 18 कैरेट गोल्ड होता है, कंप्लीट गोल्ड नहीं होगा, मतलब वो अलाई होगा। तो बेटा ये अलाई है। इसके अंदर मैं बता दूं आपको, कंपोजिशन बेटा याद करनी पड़ेगी और आपको परसेंटेज याद करना पड़ेगा इनका। देखो इनके कंपोजिशन क्या है, जिस तरह सपोज करते हैं ब्रास का पूछा जाए कि अभी ब्रास किसका लाई है, निक्रोम किसका लाई है, ठीक है, या जो है ब्रोंज जो है किसका अलाई है, तो इसकी कंपोजिशन भी याद कर। इस तरह एल्यूमिनियम के भी अलाइज बनते हैं बेटा, जो एल्यूमिनियम है वो भी अलाइज बनाता है। एल्यूमिनियम के अलाइज में दुर एल्यूमिन, जिसमें एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है और निकिल। अच्छा अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन अलाइज की प्रॉपर्टीज। कहते हैं अलाइज होते हैं चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, मतलब इतने कॉस्टली नहीं होते। ये जो अलाइज हैं वो इतने कॉस्टली नहीं है, ज्यादा इनकी प्राइस नहीं होती है।
फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये अलाइज जो है फ्लेक्सिबल भी है, और हार्ड अलाइज को भी बना सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और हार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, इनको इजीली जंग नहीं लगता। बेटा जो अलाइज हैं उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जल्दी करेन नहीं होती इनकी, ड्यूरेबल होते हैं, पायदार होते हैं, मतलब ये जो अलाइज हैं ये पायदार होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, इनमें कुछ बेटर कंडक्टर होते हैं और नॉन कंडक्टर अलाइज भी बना सकते हैं आप लोग। तो बेटा ये अलाइज की प्रॉपर्टीज थी, ये आपको सिर्फ बुक से ही याद करना है, और ज्यादातर अगर पूछा जाएगा तो इनकी कंपोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है। अगर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर एलिमेंट, कि प्योर एलिमेंट कौन सा है, तो स्टूडेंट समझते हैं कि ब्रास भी कोई एलिमेंट है या ब्रोंज की कोई एलिमेंट है, तो बेटा ब्रास मिक्सचर है, जो ब्रोंज है वो भी मिक्सचर है, निक्रोम भी मिक्सचर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है 18 कैरेट गोल्ड क्या प्योर एलिमेंट है, नहीं है बेटा, वो मिक्सचर है, किसका, गोल्ड और कॉपर का। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि स्टूडेंट्स को एलिमेंट के बारे में पता है या नहीं है। बेटा ये अलाई हैं, ये मिक्सचर ऑफ द मेटल्स है, मेटल का मिक्सचर है, इनको इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स भी कहा सकता है। बेटा इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स भी इसको कह सकते हो आप लोग, जो अलाइज हैं। क्यों, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स में भी तो इस तरह ही होता है ना, इनकी कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन वगैरह नहीं होती है, इनके कंपोजिशन को अब चेंज भी तो कर सकते हैं ना। अब देखो फिक्स तो नहीं है इनकी, ये देखो 90 से 95, 60 से 80%। तो जो इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी यही होता है, क्योंकि एटम्स के दरमियान स्पेस होता है और जो छोटे एटम्स है वो स्पेस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप अलाइज को इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स भी कह सकते हो। अब आते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बॉन्ड हो। बेटा देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या डेटिव बॉन्ड हो। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोलिन बॉन्ड होता है या डेटिव कोलिन बॉन्ड होता है इनके अंदर। ठीक है, अब इनकी कंपोजिशन क्या होगी बेटा, कोऑर्डिनेट कोलिन बॉन्ड में इनके अंदर एक होगा ट्रांजिशन मेटल। बेटा एक ट्रांजिशन मेटल होता है इनके अंदर, और उसके साथ एक लिगेंड होते हैं, उनके साथ लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं ट्रांजिशन मेटल को। देखो ये है, जिस तरह सपोज करते हैं ये कंपाउंड है बेटा K4FeCN6, ये है, ये बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे, इसको पानी के अंदर आप डिजोल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, तो पोटाशियम आयन अलग हो जाएंगे। बेटा इसके अंदर देखो, एक्चुअली इसके अंदर एक है पोटाशियम आयन और दूसरा है फेरोसाइनाइड आयन FeCN6, चार्ज इसकी होती है -4। ये केटाइन है और ये एनाइन है। बेटा इसके अंदर देखो एक केटाइन एक एनाइन होता है, एक केटाइन पॉजिटिव आयन दूसरा एनाइन है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी जो 1 वैलेंसी है वो इधर जाएगी, इसकी 4 वैलेंसी इधर आ जाएगी और कंपाउंड बन जाएगा K4FeCN6।
ये कंपाउंड बन जाता है। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं इनको, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसको जब पानी के अंदर हम डिजोल्व करेंगे तो पोटाशियम आयन अलग हो जाएंगे, और ये जो आयन्स हैं एनाइन, फेरोसाइनाइड आयन, ये अलग हो जाएंगे, -4 चार्ज आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखें इसके अंदर होगा क्या बेटा, उसके अंदर एक है सेंट्रल एटम एफी है। अब एफी की ऑक्सीडेशन अगर हम नंबर निकालें तो साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। बेटा साइनाइड जो है वो -1 है, -1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो होगा +2 बेटा, और होल चार्ज 0 हो जाएगी। देखो बेटा साइनाइड -1 है, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे -6 हो जाएगा। पोटाशियम +1 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा। एफी की चार्ज +2 है। ठीक है, अब जब इसको हमने डिसोसिएट कर लिया, तोड़ दिया, पानी के अंदर डिजोल्व किया, तो पोटाशियम आयन अलग हो गया, केटाइन अलग हो गया, और ये एनाइन अलग हो गया। इसको हम कहेंगे केटाइन, इसको कहेंगे एनाइन। ठीक है, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर केटाइन भी होगा एनाइन भी होगा। बेटा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसके अंदर केटाइन भी होगा और उसके बाद एनाइन भी होगा, मगर इसके अंदर एक ऐसा आयन होगा जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा। बेटा बेटा आयन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन। तो केटाइन तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, पोटाशियम इज सिंपल, मगर ये जो एनाइन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है। बेटा इस आयन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, ये आयन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, किस तरह कॉम्प्लेक्स, देखो एक्चुअली इसके अंदर जो Fe है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके ऊपर +2 चार्ज है, और ये साइनाइड है। एक्चुअली साइनाइड इसको क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। बेटा ये साइनाइड है, ये इसको लोन पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में एक होता है डोनर, दूसरा होता है एक्सेप्टर। बेटा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है डोनर जो डोनेट करने वाला है, अच्छा दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो डोनर कौन है, साइनाइड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। देखो लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करेंगे, सेंट्रल एटम को, ट्रांजिशन एलिमेंट को। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक केटाइन होगा जो ये बना है, एक एनाइन होगा, इनमें एक ऐसा आयन होगा जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा। बेटा ऐसा आयन होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसका मतलब ये जो एनाइन है ये कॉम्प्लेक्स है। इस एनाइन में है क्या, एक है एफी जो सेंट्रल एटम है, और उसके सराउंडिंग में क्या है, नेगेटिव आयंस हैं, साइनाइड आयंस हैं। कितनी तादाद है, 6 है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। किसको, एफी को, और उनके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर बॉन्ड बेटा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट होता है, जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो साइनाइड ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये भी साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इधर। तो 6 साइनाइड आयंस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। बेटा 6 साइनाइड आयंस हैं जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और वो सेंट्रल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेगा कहां पे, वेकेंट डी ऑर्बिटल में। बेटा इसके पास जो डी ऑर्बिटल वो वेकेंट है, डी ऑर्बिटल में गुंजाइश है, डी ऑर्बिटल के साथ एस में भी गुंजाइश है, क्योंकि Fe2 है ना, Fe2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका मतलब है एस में भी गुंजाइश मौजूद है, और जो 4p उसमें भी गुंजाइश मौजूद है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन रखेगा कहां पे, आखिर इतने जो इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहे हैं तो ये रखेगा कहां पे, क्योंकि Fe जो है, आप देखो Fe2 जो है 2Fe, ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो ये है 3d6 4s0
4p0। अच्छा, अब इसमें रख सकता है ये। अब पी के 3 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, इसका एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, और डी के भी तो खाली पड़े हैं ना। देखो ये डी, देखो डी के भी खाली पड़े हैं, डी के 5 ऑर्बिटल हैं, 3d6, तो डी में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो खाली कितने हैं पहले देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो। तो यहां पे कितने की गुंजाइश है बेटा, कितने की गुंजाइश? 4 इलेक्ट्रॉन की यहां पे गुंजाइश पड़ी है। 4 इलेक्ट्रॉन डी में आ सकते हैं, 2 एस में से आ सकते हैं, 4 ये हो गए, 2 6, और 6 और 6 ये 12 इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर सकता है ये। बेटा ये 12 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब जो आयरन 2 है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं वो 6 हैं, 6 साइनाइडाइन है। लोन पेयर डोनेट करेंगे, 6 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं बेटा, लोन पेयर 6 डोनेट होंगे। अच्छा वो रखेगा कहां पे? इधर रखेगा, इस पे ले सकता है, यहां पे ले सकता है, ये हो गया, इधर भी ले सकता है, ये पूरे हो गए। इसका मतलब है ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कोऑर्डिनेट कोलिन बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। बेटा डी ऑर्बिटल वेकेंट है, इसके अलावा डी के साथ साथ जो एस ऑर्बिटल है वो भी वेकेंट है, और पी भी वेकेंट है, तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन रखेगा। मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो रखेंगे इन्हीं में, ये जो ऑर्बिटल्स इनमें इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। ये जो एफी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो एफी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है साइनाइड से, तो ये इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहां पे? इन्हीं ऑर्बिटल में, जिनको मैंने लिख दिया इधर, इन्हीं में रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद। और जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो। अच्छा उसकी कंपोजिशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की? उसके अंदर केटाइन होगा, एनाइन भी होगा, इनमें एक एसाइन होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा, या तो केटाइन कॉम्प्लेक्स हो गया एनाइन होगा। अब केटाइन तो सिंपल है, मगर जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स जरूर है, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर सेंट्रल एटम एफई है। बेटा सेंट्रल एटम क्या है? एफई है, और एफई के गिर्द देखो साइनाइड आइंस हैं। एफई के गिर्द क्या है? साइनाइड आइन है, जो उसको लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। देखो ये साइनाइड आइन लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी 6 साइनाइड आइन 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे इसको। और वो जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो एफई को, क्योंकि एफई के पास एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, अब तो फिल हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, इसने इलेक्ट्रॉन लिए ना इसलिए फिल हो गया। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होगा? मतलब एक साइनाइडाइन यहां पे आएगा, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, एक साइनाइडाइन यहां पे आएगा, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, एक साइनाइडाइन यहां इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, एक साइनाइडाइन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। अच्छा अगर हम इसको देखेंगे तो 2 साइनाइडाइन यहां पे डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितने साइनाइडाइन हो गए? 6 साइनाइडाइन, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स के अपने हैं, और बाकी लोन पेयर डोनेट करेंगे ये। ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरे पे, इसको देख लो। कोबाल्ट NH3 इसको बेटा देखो, एक्चुअली ये है, ये कोबाल्ट है NH3 इसकी चार्ज है +3, क्लोरीन की चार्ज है -1। ये 1 इधर आएगा, 3 इधर चला जाएगा। इसका मतलब जब इसको हम डिसोशिएट करेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, कोबाल्ट बनेगा, NH3 बनेगा, होल 6, चार्ज क्या आएगी इसकी फिर? +3। अच्छा +3 क्लोराइड आइन बनेगी। तो बेटा इसके अंदर भी केटाइन एनाइन हो गया, इसके अंदर भी क्या है? केटाइन है,
और A9। अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है? ये तो सिंपल आयन है बेटा, A9 तो सिंपल है, ये जो A9 है वो तो सिंपल है, मगर केटाइन कॉम्प्लेक्स है। बेटा ये जो केटाइन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो केटाइन है बेटा कॉम्प्लेक्स है। उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर A9 कॉम्प्लेक्स था बेटा, A9 कॉम्प्लेक्स था ये, क्योंकि केटाइन सिंपल है, इसके अंदर A9 कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो है केटाइन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, और कोबाल्ट की चार्ज है +3। बेटा कोबाल्ट की चार्ज +3 है। ये अमोनिया है, अमोनिया इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। बेटा देखो अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसको। देखो अमोनिया लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, ठीक है। 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको लोन पेयर डोनेट करेंगे और बनाएंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, इनके साथ बनाएंगे। और ये कोबाल्ट, ये जो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन को कहां पे रखेगा? एक तो डी में रखेगा बेटा, एक तो उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, डी के साथ 4s में भी रखेगा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 4p में भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, एक तो उनके पास ऑर्बिटल डी वेकेंट है उसकी वजह से, इसके अलावा एस और पी में भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इनमें देखो एक ट्रांजिशन मेटल है बेटा, एक होता है ट्रांजिशन मेटल इनके अंदर, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होंगे जिनमें एक ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन मेटल जरूर होगा ही होगा, कॉपर होगा, क्रोमियम होगा, मैग्नीज होगा, आयरन होगा, कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन मेटल के साथ देखो सराउंडिंग में, देखो ट्रांजिशन मेटल के सराउंडिंग में, ये देखो ये ट्रांजिशन मेटल के सराउंडिंग में ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं या आयन हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं हम? लिगेंड्स कहते हैं। तो लिगेंड्स होगा क्या? स्पीशीज होंगी which donate electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगी टू सेंट्रल एटम या ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा जो लिगेंड्स होंगी, बेटा लिगेंड्स जो है ऐसी स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं, ठीक है। तो ये होंगे किसके बने? तो लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज आयन, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज आयन भी हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन भी हो सकते हैं, देखो कुछ एग्जांपल ऐसी भी हैं, ज्यादा तो नहीं है मगर कुछ एग्जांपल ऐसी भी हैं जिनको जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है जो लिगेंड्स होंगे बेटा वो नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, साइनाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं जैसे वाटर है, अमोनिया है, इथाइलिन डायमाइन है, डाइथिलीन ट्राइअमाइन है,
हाइड्राजीन है बेटा, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं। नाइट्रोसोनियम आयन होता है, NO लिखते हैं, NO प्लस चार्ज लिखते हैं। नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम NO2 प्लस चार्ज होती है। हाइड्रोजेनियम आयन भी होता है बेटा, हाइड्रोजेनियम आयन भी होता है जो पॉजिटिव आयन है, जो क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था ऐसे ही, कल हम इसको तफसील से पढ़ लेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को।